नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपनी एक श्रृंखला चल रही थी जिसके अंदर अपन कंप्लीट पॉलिटी को टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे थे। यानी इन 500 क्वेश्चन के माध्यम से अपन कंप्लीट इंडिया पॉलिटी को कवर कर रहे थे। उसके अंदर ये अपनी 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास अपनी हो गई है। मैंने आपसे प्रत्येक क्लास में एक ही चीज़ कही है, जो बच्चा ईमानदारी के साथ इन 500 क्वेश्चन को कवर कर लेगा, वो चाहे कोई सा भी एग्जाम दे दे, इंडिया पॉलिटी में उसके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक्चुअल के अंदर आप इन्हें 500 क्वेश्चन मत समझो, ये पॉलिटी की 500 हेडिंग है। प्रत्येक हेडिंग में से अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं और कंप्लीट हेडिंग को अपन उसके डिस्क्रिप्शन में अच्छे से कवर करते हैं। तो जुड़ जाइए। इस क्लास की पीडीएफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल में एनालिसिस लिखा होगा वो आपको याद करना होगा। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना। वहाँ पर एक एमसीक्यू सीरीज के नाम से अलग से श्रृंखला चल रही है, उसके अंदर सभी क्लासों की पीडीएफ बिल्कुल सीक्वेंस से आपको मिल जाएगी। तो उस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लेना। चलिए, आज की क्लास के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे वो राज्य की विधानसभा से संबंधित होंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इसके अंदर जो अपना जुडिशरी सिस्टम है उससे जुड़े होंगे, जिसके अंदर अपन उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सब के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे आपको 2 कथन दे रखे हैं, इन 2 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक और 60 से एन्यून सदस्य मिलकर बनेगी। यानी इस कथन के अंदर ये कहना चाहता है कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होगी उसके अंदर 450 से अधिक विधायक नहीं होंगे और मिनिमम विधायकों की बात करें तो 60 से कम विधायक नहीं होंगे। ये कथन गलत है या सही, आपसे ऐसा पूछा गया है। अगला कथन पढ़ लीजिए। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 21 वर्ष, यानी उसको अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। इस कथन में ऐसा लिख रखा है। दोनों ही कथन गलत हैं। अब इन दोनों ही कथनों को गलत साबित करने के लिए आपके पास कुछ डाटा होने चाहिए। वो डाटा जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आप ये जज नहीं कर पाओगे ये ऑप्शन सही है या गलत। डाटा मैं आपको बताता हूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 170 कौन सा? लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 170। आपको पता है अनुच्छेद 170 किसके बारे में है? राज्य की विधानसभा की संरचना के बारे में जो भी उपबंध है वो संविधान के अनुच्छेद 170 में किए गए हैं। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। कितने? अधिकतम 500 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 450, इसलिए कथन गलत है और न्यूनतम 60 बिल्कुल भी सही है। क्या सर ऐसा है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के अंदर 500 से अधिक नहीं है या 60 से कम नहीं है? इसके कुछ अपवाद हैं और अपवाद एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बता देता हूं कौन कौन से राज्यों में अपवाद हैं। एक तो गोवा। गोवा की वर्तमान में विधानसभा सीटें 40 है, जबकि न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? अपवाद है। इसके अलावा सिक्किम, सिक्किम के अंदर गोवा से भी कम है। सिक्किम में वर्तमान में 32 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा 2 राज्य और हैं, मिजोरम और पुदुचेरी। कम से कम 4 राज्य तो आपको न्यूनतम वाले याद होने ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। मिजोरम और गोवा के अंदर सेम से हैं 40, और फिर लगते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी के अंदर सबसे कम है, कितने हैं? 30 ही है पुदुचेरी के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है। पहले कथन का तो अपन ने विश्लेषण कर लिया। दूसरा कथन क्या है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यहां पे मैं लिख देता हूं 25 वर्ष। इसीलिए दोनों कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन ये एक ही है, लेकिन इसमें से डाटा कितने निकले हैं? एक तो आपको विधानसभा सीट भरना है तो न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख करता है। उसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60। ये डाटा याद हो गए। अब न्यूनतम के अंदर भी अपवाद हैं, तो कौन कौन से हैं? गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुदुचेरी। गोवा के अंदर 40 विधानसभा की सीटें हैं, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है और सबसे कम पुदुचेरी के अंदर 30 है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है, ज़्यादातर चीज़ें मैंने लिख दी है, फिर भी जो चीज़ें बची हुई है वो सारी पीडीएफ के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विधानसभा विघटन के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। नीचे 4 कंडीशन दे रखी है, यानी अगर विधानसभा का विघटन हो जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष कितनी देर तक उस पद पर रहेगा? देखो, विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, ये बिल्कुल सही कथन है। अपने भारत के संविधान में सेम ऐसा ही लिखा हुआ है
विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के कुछ दिन बाद तक नहीं, कुछ दिन ठीक पहले लिखा हुआ है। नए लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ, अपन बात विधानसभा की कर रहे हैं और यहाँ पर लोकसभा लिखा हुआ है। जब तक राज्यपाल उसे हटने के लिए ना कह दे तब तक राज्यपाल पहली बात तो बोलेगा नहीं हटने के लिए, और अगर वो बोल भी देता तो वो क्यों हटेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। कहां पर लिखा हुआ है संविधान के अंदर, क्या लाइन लिखी हुई है, एग्जैक्ट लाइन में आपको बता देता हूं। संविधान का अनुच्छेद 179 उसका सब आर्टिकल गे, इसके अंदर साफ साफ ये प्रावधान है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहेगा। दूसरा जो कथन था उसमें क्या लिखा था, कुछ दिन बाद, ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक पहले ही शब्द का प्रयोग किया गया है। और अनुच्छेद 179 गे साफ साफ लिखा है विधानसभा के विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी जो विधायक होंगे राज्य की विधानसभा के सदस्य तो विधायक ही होते हैं। विधायक किन किन लोगों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल भाग लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक जो या राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में बिल्कुल लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में इनमें भी लेते हैं। तो 1, 3 और 4 सही है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए ये जो चारों लोग मैंने आपको बताए हैं इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ये जानकारी अगर आपके पास है तभी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले जो गलत ऑप्शन है उसको कवर कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसके निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। कौन लेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदन कौन से, ये तो आपको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। यह चीज भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ है। तो आपको ध्यान रखना है भारत के उपराष्ट्रपति के अंदर संसद के जो दोनों सदन हैं उनके सदस्य ही भाग लेंगे, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरी चीज, अब पहले ऑप्शन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, आपको पता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित शब्द को आप एक विशेष ध्यान रखोगे, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, साथ में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य केवल इसमें भाग लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें एक चीज ये पूछी जाती है, जो केंद्र शासित प्रदेश है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा भी है, उन विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। ये जानकारी आपको रखनी है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर मैंने क्या क्या चीजें बताई, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता देता हूं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य इसके अंदर भाग लेंगे, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है मैंने आपको एक दिन बताया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दूं। तीसरा क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, आपको पता है? राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिस राज्य से कोई राज्यसभा सांसद आता है उस राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो उसका निर्वाचन करते हैं। इसके अलावा अगर राज्य के अंदर विधान परिषद है तो उनके सदस्यों के निर्वाचन में भी विधानसभा की भूमिका होती है, विधायकों की भूमिका होती है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य, कितने, 1/3, 1/3, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो वो करता है विधायक। ये आपको ध्यान रखनी है। तो चारों ही ऑप्शन के अंदर जो जो निर्वाचन की प्रणाली है वो चारों प्रणाली मैंने आपको बता दी है भाई, किसके अंदर कौन भाग लेता है। और इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसके अंदर पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ऐसा नहीं है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसके अंदर भाग लेंगे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे कथन दे रखे हैं उन पर आपको विचार करना है। पॉलिटी में मेरे ज्यादातर क्वेश्चन विचार करने वाले ही आएंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर 500 क्वेश्चन में आप पॉलिटी को कवर करना चाहते हो तो प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शन लिखे होते हैं
उन चारों ऑप्शनों के अंदर इतने डाटा होने चाहिए कि इन चारों का विश्लेषण करते ही दो चीजें कम से कम कवर हो जाएं। इसी प्रकार ये 500 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन बनते हैं और पॉलिटी पूरी कवर होती है। विचार क्या करना है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य की विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। देखिए संसद के पास क्या शक्ति है विधानसभा के कार्यकाल को लेकर, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से कवर करवा देता हूं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो संसद क्या करती है, राज्य की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाती है, लेकिन कितना बढ़ा सकती है, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। उसके बाद अगर आपातकाल नहीं हटा तो फिर 1 साल बढ़ाएगी, फिर आपातकाल नहीं हटा तो फिर 1 साल बढ़ाएगी, ऐसे करते हुए कितने भी टाइम के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में आपको 1 वर्ष बढ़ा सकते हो। और जिस टाइम आपातकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने तक उसकी समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने बाद आपको चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3 वर्ष का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, गलत कथन है। दूसरा कथन, राज्य विधान परिषद की कार्यावधि 6 वर्ष की होती है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में निवृत्त होते हैं। आपको ये ऑप्शन सही लग रहा होगा, लेकिन ये भी गलत है। गलत कैसे है, राज्य विधान परिषद की कार्यवधि 6 वर्ष की नहीं होती है। राज्य विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनकी कार्यवधि 6 वर्ष की होती है। आपको पता होना चाहिए राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है, विधानसभा अस्थायी सदन है, विधान परिषद क्या है, स्थायी सदन है। इसीलिए ये राज्य विधान परिषद की कार्यवधि नहीं है, ये उसमें भाग लेने वाले सदस्यों की कार्यवधि है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, यहाँ से लेकर आगे का कथन सही है, लेकिन ये कथन विधान परिषद की कार्यवधि ये कथन गलत है, इसलिए ये क्या है, गलत है। यहाँ पर जो सदस्य होते हैं उनकी कार्यवधि 6 वर्ष की होती है, लेकिन कभी भी विधान परिषद की कार्यवधि 6 वर्ष की नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, स्थायी सदन है। तीसरा क्या है, राज्य विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्चुनाव और पुनर्नामांकन के लिए योग्य नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये योग्य होते हैं। क्या होते हैं, योग्य होते हैं, इसीलिए कथन भी क्या है, गलत है। तो इसमें तीनों कथन गलत है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विधानमंडल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। आज की क्लास में अपन विधानमंडल और कुछ न्यायालयों के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे मुझे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे तो पीडीएफ मिल रही है। यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे हैं, अगर उनको पीडीएफ चाहिए तो कहाँ से लेंगे, अपने एप्लीकेशन से लेंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से आपको ऐप डाउनलोड करना है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, राज्य के अंदर जो विधानमंडल होती है उसके 2 भाग होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। कई राज्यों के अंदर केवल विधानसभा है, कई राज्यों में दोनों सदन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, विधानमंडल है वो हमेशा राज्यपाल से मिलकर बनता है। उसी प्रकार जैसे संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का निर्माण करेंगे। इसीलिए ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन है, ये गलत कथन है। राज्य की विधान परिषद का सर्जन या उस्ताद करने की शक्ति राज्य की विधानसभा में निहित है। भाई ऐसा नहीं है। अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना है या विधान परिषद पहले से बना हुआ है उसको समाप्त करना है, तो ये शक्ति संसद के पास होगी। किसके पास होगी, संसद के पास, विधानसभा के पास ये शक्ति नहीं है। इसीलिए ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो इसके अंदर ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के अंदर उप मुख्यमंत्री है तो उसको लेकर संविधान में क्या क्या चीजें हैं वो इसमें पूछी गई है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है, ये कथन बिल्कुल भी सही कथन है। उप मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता है, गलत बात है भाई। देखो पहली बात तो उप मुख्यमंत्री के पद का संविधान के अंदर कहीं भी उल्लेख नहीं है, राजनीतिक कारणों से बनाया जाता है। राजनीतिक कारण कैसे, अगर मान लो बीजेपी की सरकार बनी, इस बार राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, उनको लगता है कि प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं और इधर भजनलाल जी को उनको मुख्यमंत्री बनाना था, तो उनको क्या लॉलीपॉप दिया जाए, उनको बोल दिया जाए कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाओ। इसीलिए उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है सामान्य स्थानीय राजनीतिक कारणों से उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्या सर उप मुख्यमंत्री को मंत्री बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। वर्तमान के अंदर राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। दिया कुमारी के पास वित्त मंत्रालय है, राजस्थान की वित्त मंत्री भी दिया कुमारी है। पर्यटन विभाग किसके पास है, भी दिया कुमारी के पास है, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री के साथ उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसीलिए कथन भी क्या है, गलत कथन है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल कथन 1 इसके अंदर सही कथन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैंने एक चीज आपको बताई ना, ये कथन ये भी आ सकता है, क्या उप मुख्यमंत्री का संविधान में उल्लेख है, तो उस कंडीशन में आपको उस कथन को गलत मानना है। संविधान के अंदर कहीं भी उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है, उप मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है।
निम्नलिखित में से किस किस का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है? इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए, या तो आप इन चारों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो कि इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, या आप मुख्यमंत्री के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो, तभी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री नहीं होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो केवल एक इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। फिर सर इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए सारी चीजें अपन अच्छे से बात करते हैं। कथन नंबर 2 मैंने गलत बताया था। क्षेत्रीय परिषद, सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है, ये ध्यान रखना आपको। वर्तमान में कौन है? अमित शाह जी है। केंद्रीय गृह मंत्री क्या होता है? क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष होते हैं। कैसे? अगर राजस्थान के लिए कोई क्षेत्रीय परिषद बना है तो उसके उपाध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। इसी प्रकार अगर यूपी के लिए कोई क्षेत्रीय परिषद बना है तो उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। और आपको ध्यान रखना है इसका कार्यकाल कितना होता है? क्षेत्रीय परिषद का 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। स्टेट पीसीएस के अंदर जैसे एचपीएससी हो गया, राजस्थान में आरएस हो गया, बिहार में बीपीएससी हो गया, एमपी में एमपीपीएससी हो गया, इनके अंदर इस प्रकार के ही सवाल आते हैं। स्टेट पीसीएस में आप पॉलिटी से सीधे क्वेश्चन की अपेक्षा करते हो तो आप गलत हो। पॉलिटी के अंदर कथन वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पीसीएस के अंदर। बाकी अगर हम इन कथनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वनडे एग्जाम में किसी सिंगल कथन से भी क्वेश्चन निकल सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करते हैं, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में कौन है बताओ भाइयों और बहनों? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वर्तमान में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री का इसके अंदर क्या योगदान रहता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के अंदर मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। जबकि क्षेत्रीय परिषद के अंदर क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष होते हैं, ये लाइन मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा इसके नीचे क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री क्या होता है? उसका सदस्य होता है। तो सेम वही जो अंतर्राज्यीय परिषद की वही राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा और इसके सदस्य होंगे सीएम। अब इन चारों में से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाने की स्थिति में रहोगे। और राज्य योजना बोर्ड तो मैंने बता दिया है, मुख्यमंत्री होते हैं। वर्तमान में भजनलाल जी है राजस्थान के। तो एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है और संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। वहीं अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री उसका सदस्य होता है। और राज्य योजना बोर्ड हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन अपना एक ही होता है, नीचे कथन देता हूं, उस पर आपको विचार करना है। संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता का विस्तार नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी अधिकारिकता वही है जो संविधान में प्रदान की है। भाई ये कथन गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर पारित होता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? देखो अनुच्छेद की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता एवं शक्तियों का विस्तार कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 138 के तहत। इस कथन के अंदर ऐसा लिखा है कि संसद नहीं कर सकती है शक्तियों का विस्तार, लेकिन एक्चुअल के अंदर अनुच्छेद 138 के तहत संविधान के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि जो संसद होगी वो इसके अंदर इनकी शक्तियों में विस्तार कर सकती है, न्यायालयों की शक्तियों में विस्तार कर सकती है। इसलिए ये कथन क्या है? गलत कथन है। दूसरी लाइन, उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या लिखा है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं भाई। उच्च न्यायालय का व्यय कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, राज्य की संचित निधि पर है। जबकि उच्चतम न्यायालय है वो भारत सरकार की संचित निधि पर भारित है। और यहां पर क्या लिखा है? इन दोनों का ही वे भारत की संचित निधि पर भारित है। इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। तो इसके अंदर ना तो एक सही है ना ही दो सही है। दोनों को अलग अलग कंसेप्ट को आप समझ लेना। उच्चतम न्यायालय का जो भी प्रशासनिक व्यय होगा वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा, जबकि उच्च न्यायालयों का जो भी प्रशासनिक व्यय होगा वो किसी राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। किसी राज्य का मतलब है वो जिस राज्य के अंदर उच्च न्यायालय है उसी राज्य पर, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय का जो भी प्रशासनिक व्यय होगा वो राजस्थान की संचित निधि पर भारित होगा। इसी प्रकार यूपी वाला, इसी प्रकार बिहार वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर राज्य की विधानमंडल के अंदर कोई साधारण विधेयक कार्यरत है, साधारण विधेयक बन रहा है, तो उसको लेकर क्या क्या प्रावधान है, नीचे कथन दे रखे हैं, उन पर अपन को विचार करना है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। बिल्कुल भाई, राज्य की विधानसभा ने अगर किसी साधारण विधेयक को पारित कर दिया है तो उस कंडीशन के अंदर राज्य की जो विधान परिषद होगी वो अधिकतम 4 महीने, अधिकतम 4 महीने कैसे, पहली बार जब भेजती है तो 3 महीने रोक सकती है, दूसरी बार उस पर पुनर्विचार के बाद 1 महीने रोक सकती है, तो टोटल क्या है, अधिकतम 4 महीने। दोनों को कंसेप्ट को अलग अलग भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। अगर राज्य की विधानसभा ने कोई साधारण विधेयक पारित किया है और वो राज्य की विधान परिषद के पास जाता है, पहली बार जब जाएगा तो विधान परिषद उसको 3 महीने के लिए होल्ड कर सकती है, दूसरी बार जाएगा तो 1 महीने के लिए होल्ड कर सकती है, उसके बाद क्या होगा सर, 1 महीने बाद वो ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा। तो अधिकतम कितने, 4 महीने, इसलिए कथन क्या है, सही कथन है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर राज्यपाल संयुक्त बैठक बुलाता है। भाई ये प्रावधान नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अगर राज्यसभा और लोकसभा के मध्य कोई भी गतिरोध पैदा होता है तो उस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये मैंने आपको दूसरी क्लास के अंदर पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। लेकिन राज्य के अंदर ऐसा नहीं है। राज्य के अंदर अगर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध है तो राज्यपाल संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए कथन क्या है, गलत कथन है। ये केवल केंद्र में प्रावधान है, पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, राज्यपाल को पढ़कर आते हैं, राष्ट्रपति को पढ़कर आते हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है, दोनों समान रूप से शक्तिशाली है, तो राष्ट्रपति कर सकता है तो राज्यपाल भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है। विधान परिषद में पुरस्थापित विधेयक को विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर देने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। बिल्कुल भाई सही बात है। क्या है, अगर विधान परिषद के अंदर किसी विधेयक को लाया गया है, फिर वो विधानसभा के पास जाता है और विधानसभा अगर उसको अस्वीकृत कर दे तो वो बिल वहीं पर भी निरस्त हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा कर दे तो उसके उल्टे में ऐसा है, जैसे विधानसभा ने किसी विधेयक को पारित किया, विधान परिषद के पास वो गया, विधान परिषद के पास उसके पास क्या शक्ति है, या तो उसको पास कर दे, नहीं तो क्या कर सकता है, 3 महीने के लिए अपने पास रोक ले, 3 महीने रोक लेगा, उसके बाद वापस लौटाएगा, विधानसभा उसको वापस लौटाएगा तो क्या करेगा, 1 महीने के लिए विधान परिषद और रोक ले, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर उल्टी स्थिति बना दी जाए, अगर कोई विधान परिषद के अंदर किसी विधेयक को रखा गया है, वहां से पास होने के पास विधानसभा के पास आता है, विधानसभा ने अगर उसको अस्वीकृत कर दिया तो वो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। ये कथन भी सही है। कथन इसमें क्या पूछा है, कौन कौन से कथन सही है, तो इसके अंदर 1 और 3 सही है भाई। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको घबराना नहीं है, अभी देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। नीचे कथन दे रखे हैं, उस पर क्या करना है, विचार करना है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपनी शपथ का प्रतिज्ञान राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार लेगा। क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत है? बताओ कमेंट बॉक्स में, ये जो कथन लिखा वो सही है या गलत है? क्या विचार है आपके इसके बारे में? गलत है भाई। इसके अंदर एक छोटी सी गलती है, केवल एक वर्ड की गलती है। तीसरी अनुसूची आएगा यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपनी शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार करता है। दूसरी अनुसूची में शपथ का कौन सा प्रारूप है भाई? ये तो पढ़ी होगी आपने, अनुसूचियां पढ़ी होगी, इसीलिए ये कथन क्या है, गलत कथन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है, जिसे संसद में मतदान के लिए रखा जाता है। बिल्कुल, भारित तो भारत की संचित निधि पर है, लेकिन संसद में उस पर मतदान नहीं करवाया जा सकता, इसलिए ये कथन भी क्या है, गलत कथन है। मैं आपको बता देता हूं। अगर चलो अपन अनुच्छेद को लेकर इसमें बात करते हैं, किसमें कौन सा अनुच्छेद है। संविधान का अनुच्छेद 124(6), 124 के अंदर सब क्लोज है 6, 124 आर्टिकल है, उसका सब आर्टिकल है 124 का 6। उसके अंदर क्या प्रावधान है, उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। तो ध्यान रखना है, इसके अंदर अनुच्छेद भी मैं आपको बता देता हूं। उसी प्रकार दूसरे कथन में अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 125, कौन सा, अनुच्छेद 125 में लिख देता हूं। अनुच्छेद 125 में लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते जो होंगे वो संसद की विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। इसको लेकर कभी भी संसद के अंदर मत नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 125 के अंदर लिखा है, इसलिए कथन क्या है, गलत कथन मैंने आपको बताया था। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही कथन है। इसके अंदर केवल 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। और ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 7 के अंदर, अपने संविधान का अनुच्छेद 124 है
उसका सब क्लोज 7 है, उसके अंदर प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीनों कथनों को मैंने आपको क्या कर दिया है, अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से समझा दिया है। मैंने आपको बताया था इस क्लास के अंत में अपन किस पर चर्चा करेंगे, न्यायालयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये न्यायालयों के क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को जो बच्चा कर लेगा उसने पॉलिटी अच्छे से पढ़ रखी है। निम्न कथनों पर विचार करना है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। बिल्कुल सही कथन है, लेकिन इस लाइन को विशेष जोर दे के याद करोगे, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये कर सकते हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित की गई है। आपको ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में केवल एक ठीक है। गलत क्यों सर? हमने पढ़ा है 6 वर्ष या 65, जो भी आपको लगे। सभी गाइडों में भी यही लिखा है? नहीं, ये चीज़ नहीं है। मैं आपको अच्छे से जो संविधान के बेर एक्ट में क्या लिखा है चीज़ें आप वो ऑथेंटिक है। पॉलिटी के अंदर आपको अगर किसी भी चीज़ में विवाद लगे ना, तो अपना संविधान है, उसका बेर एक्ट है, उसको उठा लिया करो। उसके अंदर जो चीज़ लिखी है वो सत्य है, क्योंकि न्यायालय भी तो उसी चीज़ को मानता है। भारत में सर्वोच्च क्या है? न्यायालय है। न्यायालय जब उस चीज़ को मानता है तो आप उसको खारिज करने वाले कौन होते हो? संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंदर बेर एक्ट उठाना, आज उसका अनुच्छेद 124 निकालना, उसका सब आर्टिकल 2 निकालना। उसके अंदर यह उपबंध किया गया है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तब तक पद पर रहेगा जब तक उसकी आयु 65 वर्ष नहीं हो जाती है। तो जब तक वो 65 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वो क्या रहेगा? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना रहेगा। ऐसा अनुच्छेद 124(2) में लिखा गया है। तो ये 6 वर्ष वाली कथा आप कहाँ से ले आई? जब बेर एक्ट में, संविधान में ये चीज़ नहीं लिखी है तो आपके मनमानी तरीके से तो हो नहीं सकता। फिर तो 5 वर्ष मान लो, इसको 4 वर्ष मान लो। इसीलिए ये कोई कार्यकाल की समय निर्धारित नहीं है कि 6 वर्ष ही होगा भाई। हाँ, आयु निर्धारित है, 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ गए? और ऊपर वाली लाइन तो वैसे भी सही है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु जो नियम है वो बना सकता है। ये चीज ध्यान रखना है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे कथन दे रखे हैं, उन पर आपको क्या करना है? विचार करना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। बिल्कुल, गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज भी कॉमन सिविल कोड लागू है। राज्यों के वित्त लेखाओं पर नियंत्रण भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक, जिसको अपन CAG बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पर ये हिंदी ट्रांसलेशन में गलती हुई है, CAG लिखो आप इसको। इसके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कथन 2 और कथन 3 सही है। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। अब इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। संविधान क्या बोलता है? संविधान के अनुच्छेद 112(3), संविधान का अनुच्छेद 112 उसका सब क्लोज है 3, उसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 202(3) क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है। इसीलिए मैंने इसको गलत लिखा है। क्या लिखा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पेंशन राज्य की संचित निधि पर नहीं है भाई। पेंशन किस पर है? भारत की संचित निधि पर भारित है। ये मैं लिख देता हूं। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनको जो भी वेतन और भत्ते मिलेंगे वो राज्य की संचित निधि पर भारित है। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर पेज है, इसको आप ध्यान रखोगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है और हर बार बच्चा गलत करके आता है। क्या है? अब इसको थोड़ा एकदम अच्छे तरीके से समझा देता हूँ देसी भाषा में। भाई कोई उच्च न्यायालय है, उसका कोई न्यायाधीश है, इसका मतलब क्या हुआ? वो उसी राज्य के अंदर भी वर्तमान में काम कर रहा है, न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। तो राज्य के लिए काम कर रहा है, तो उसको वेतन भत्ते कौन देगा? राज्य सरकार देगी। अब वो रिटायरमेंट हो गया है, जरूरी नहीं है वो राजस्थान का, वो कहीं बाहर का हो सकता है, ठीक है, गोवा का हो सकता है, गुजरात का हो सकता है। अब उसने रिटायरमेंट ले लिया, वो घर पे बैठा है, उस कंडीशन के अंदर राज्य सरकार उसको पेंशन नहीं देगी। उसको पेंशन कौन देगा? भारत की संचित निधि पर उसकी पेंशन भारित होगी। अब आप समझो, जब तक काम करेगा तब तक तो उसको तनख्वाह कौन देगा? राज्य देगा। जब वो रिटायरमेंट ले लेगा तो फिर भारत सरकार जाने, उसका काम जाने, राज्य उसको पैसे नहीं देगा। तो जो पेंशन होगी वो भारत की संचित निधि पर भारित होगी। ये लिखा है अनुच्छेद 112(3) के अंदर। और जो इसके वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। और वो कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 202 के अंदर सब क्लोज 3 में ये चीज लिखी गई है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। दूसरे कथन में लिखा है गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आज भी कॉमन सिविल कोड लागू है। बिल्कुल, 19वीं शताब्दी के अंदर जो पुर्तगाली सिविल कोड था वो आज भी चल रहा है यहाँ पर। कब लगा था? 19वीं शताब्दी के अंदर
पुर्तगाली थे। सबसे लास्ट के अंदर गोवा आज़ाद हुआ था और जो पुर्तगालियों का सिविल कोड था आज वहाँ पर लागू है गोवा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या लिखा है, राज्यों के वित्त लेखाओं पर नियंत्रण भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करते हैं। क्यों सर, इसके अंदर तो जो राज्य हो गए राज्य के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करने चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। केंद्र के साथ साथ राज्यों का जो वित्त लेखा होगा उस पर नियंत्रण भी भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नियंत्रक का मतलब उसका लेखा जोखा करेगा भाई, किसी राज्य के पास कितनी संचित निधि है, वो कहाँ पर खर्च कर रहा है, उसका बैलेंस शीट क्या है उसको चेक करता है ये, ठीक है। इसलिए कथन भी क्या है, सही है। 2 और 3 कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। इसके आगे क्या है भाई, ये थी भाई आज की अपनी पॉलिटी टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 7वीं क्लास। मैंने आपको पहले बोला था 15 से 18 क्लास लगेगी कंप्लीट पॉलिटी को कवर करने में। 7 क्लास अपनी हो गई है। 7 क्लास के अंदर मैंने कितने आपको फैक्ट बता दिए हैं, कितने मैंने आपको तरीके बता दिए जहां आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। आपने कंटेंट पूरा पढ़ा है पहले, तभी आप एमसीक्यू सीरीज देखने आए हो, अदरवाइज ऐसे तो आप मुंह उठा के आए नहीं हो। फिर भी अगर आप मुंह उठा के भी आए हो तो चीजें जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको सारी समझ में आ रही है, लेकिन प्रत्येक टॉपिक में आप कहाँ पर क्वेश्चन गलत कर सकते हो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे भी मैंने आपको बताया था संविधान का अनुच्छेद 202(3) के अंदर न्यायाधीशों के वेतन भत्ते होंगे वो राज्य की संचित निधि पर पारित होंगे। अनुच्छेद 112(3) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन होगी वो भारत की संचित निधि पर पारित होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक छोटी से छोटी चीज को मैं यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के अंदर जो भी मैंने चीज़ें सारी बताई थी, जो भी मैंने आपको अनुच्छेद यहाँ पर बताए थे, वो सारे अनुच्छेद सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे क्लास की पीडीएफ में। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे सारी चीज़ें, कोई कथन सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, इसके लिए आप पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो अपने एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना, इन्फ्यूजन नोट्स सर्च करना, वहाँ पर अपना एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। कुछ इस प्रकार का लोगो आएगा, ठीक है। ये लोगो दिख रहा है आपको, इस प्रकार का लोगो आएगा और वहाँ पर एक एमसीक्यू सीरीज है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर क्लासें मिलेगी, क्लास के नीचे सिस्टमेटिक तरीके से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। टेक केयर, जय हिंद।